हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। फॉर्म भरने से पहले एडमिशन तक आपके जहन में जो जो क्वेश्चन आते हैं कि कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हॉस्टल मिलना है या नहीं मिलना है, किनको हॉस्टल मिलेगा, मेरिट बेस्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बेस्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के जैसे ओपन लर्निंग जो स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जहन में स्टूडेंट के आते हैं। उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ और इसमें आपको पर्टिकुलरली सिर्फ जवाब दूंगा, क्वेश्चन आपके जहन में होगा, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका ईमेल आईडी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि करेक्ट ईमेल आईडी का यूज़ कीजिएगा। अगर आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी है तो फिर कांटेक्ट नहीं कर पाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे। इस वजह से फिर उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अगर आपने ईमेल आईडी क्रिएट किया है तो उसको फॉरगेट मत कीजिएगा। फॉरगेट करने के बाद फिर आपके पास यही एक ऑप्शन रह जाएगा कि आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या फिर आप अगर फॉर्म फिल करके आराम से सो जाते हैं और बाद में देखते हैं तो फिर आपको बाद में परेशानी हो सकती है। जी कि वन फॉर्म मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्म में आप बहुत सारे जो कोर्सेज हैं जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक फॉर्म में ही दूसरे कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन सारे कॉलेजेस के लिए एक ही फॉर्म ज़रूरी है, लेकिन सेंट स्टीफन कॉलेज एंड मैरी कॉलेज जो है इसके लिए आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर जो वहाँ से वो जो कोड मिलेगा उस कोड को ही इन स्टीफन कॉलेज और फिर मैरी कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उस सेपरेट फॉर्म आप कह लीजिए कि ये उस वेबसाइट पे अप्लाई करना हो और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा अगर आप स्टीफन कॉलेज और मैरी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, वरना आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। माइनॉरिटी के लिए जो कॉलेजेस हैं जैसे कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी, इनके लिए स्पेशली है कि ये जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं माइनॉरिटी सेक्शन में तो इन्हें सेपरेट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सेंट स्टीफन और मैरी के लिए आपको डीयू में भी अप्लाई करना पड़ेगा और जाकर कॉलेजेस की जो ये वेबसाइट है, फॉर्म में अगर किसी तरह की आपकी कोई गलती होती है तो ये आपके लिए एक थोड़ा मसला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आप फी पेमेंट करने से पहले आप अपने फॉर्म में किसी तरह के भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं उस फॉर्म में एडिट के ऑप्शन पे जाकर। लेकिन अगर फॉर्म में आपने फ़ी पे कर दिया, फ़ी पेमेंट के बाद आपको फॉर्म में किसी तरह के भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये क्लियरली मेंशन है जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसी से मैंने ये सारे पॉइंट लिए हैं जो आपको बता रहा हूँ। करेक्शन करना ही है तो उसके लिए आपको अलग से 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, इसके लिए फ़ी लिखे जो उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपका लिखा हुआ है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन होता है तो ये किस तरह से होता है, क्या डीयू ने लिख दिया है कि मेरिट बेस पे ही आपका एडमिशन होगा, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी कॉलेज के अगर कट ऑफ आती है तो आपको जल्दी से वहाँ पे जाना है या अप्लाई करना है, इस तरह से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आपकी अगर मेरिट आ रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, मेरिट में है तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो स्टूडेंट पहले पहुंच गया उसका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कट ऑफ होने के बाद आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो आर्ट्स में अप्लाई करना चाहता है तो क्या कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में अप्लाई करना चाहता है और अगर वो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो वो इसे अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो स्टूडेंट 12th में है और वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो और क्योंकि 12th में फेल होने के बाद कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम होता है फिर से देना पड़ता है, तो वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। वो अवेटेड करके एक ऑप्शन आएगा आपके फॉर्म में, उसमें आप क्लिक करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जब आपका रिज़ल्ट आ जाए दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद, जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपका होता है, तो उसके बाद आपको उसमें अपडेट करना होगा और ये भी एडमिशन होने से पहले। उसके बाद अगर सीट अवेलेबल है तो आपको ये मिल जाएगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें। जो स्टूडेंट 12th में है उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड पे टिक करके वो अपने फॉर्म की आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो
सर्टिफिकेट पे किसका नाम होना चाहिए, किस तरह के, तो जिस स्टूडेंट जो भी आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, SC ST OBC या फिर दूसरे कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट आप जो भी लगाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए जिस पे आपको एडमिशन लेना है, तो उसमें आपका अपना नाम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके सर्टिफिकेट पे उनका नाम होना चाहिए। दूसरी ये भी होना चाहिए, उस पर मेंशन होना चाहिए कि नॉन क्रीमी लेयर, ये मेंशन होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो कास्ट है, जिस OBC की जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में उसका नाम है, वो भी सेंट्रल लिस्ट में आती है, तभी आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा। वो स्टूडेंट जिनका गैप हो चुका, 1 या 2 साल का गैप है, क्या उसकी वजह से उनके एडमिशन पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल भी आपके एडमिशन पे असर नहीं पड़ेगा। आपने अगर 12th किया है या और 2 साल पहले, 1 साल पहले 12th किया और अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या उस पर कोई आपका असर पड़ेगा? या दूसरे स्टूडेंट से जो फ्रेश है उससे कोई आपको डिसएडवांटेज वगैरह है या नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से रहें। आप सबका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पे ही होगा, चाहे आपका गैप हो या आप फ्रेश हो। आप अगर चाहते हैं BCom ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में लेना, तो इसमें आपको 12th में मैथमेटिक्स ज़रूरी है। अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो आप BCom ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप अपना एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। आप एक साथ 2 कॉलेज में, एक किसी ने दो कॉलेज मिल गया उसको और उसमें 2 कॉलेज में सेम कोर्स के लिए अगर उसने एडमिशन लिया है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा दोनों कॉलेज से, ये याद रखें। और दूसरा ये है कि आप अगर 2 कोर्स में एक साथ ले रहे हैं, दोनों रेगुलर कोर्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, किसी एक कोर्स को आपको ड्रॉप करना होगा। अगर एडमिशन इस बार ले रहे हैं तो क्या आपको प्रेजेंट रहना है वहाँ पे? ये एक क्वेश्चन आपके जहन में आता है सबको कि प्रेजेंट रहना है या नहीं। तो इस बार थोड़ी चेंजिंग हुई है, आपको प्रेजेंट नहीं रहना है, आपको सारे जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो गए, कट ऑफ वगैरह। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप रेगुलरली आपको विजिट करते रहना होगा, या फिर किसी माध्यम से जहां से आपको पता चल रहा हो तो आप इसे अपडेट रहिएगा। आपको पर्सनली नहीं आना, लेकिन हाँ, फी पेमेंट कट ऑफ लिस्ट देखिएगा, आपका उसमें नाम है तो आपको फी पे करनी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सारे जब आपके पूरे हो रहे होंगे तो आपके वहाँ पे आप फी पे करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के वो स्टूडेंट जो 12th में करें, यानी कि डिस्टेंस कोर्स वगैरह से करें, क्या वो रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, वो रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप डिस्टेंस से भी हैं तो भी रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर रेगुलर कोर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं? तो हाँ, एक साथ आप रेगुलर कोर्स भी और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। जिस कॉलेज में इस तरह की फैसिलिटी है वहाँ पे आप सर्टिफिकेट कोर्स भी रेगुलर के साथ कर सकते हैं। क्या आप ऑनर्स और नॉन ऑनर्स कोर्स एक ही कॉलेज में कर सकते हैं या नहीं? तो यस, आप एक ही कॉलेज में एक टाइम पे ही ऑनर्स और फिर नॉन ऑनर्स दोनों कोर्स कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लियरली मेंशन है, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ फी पॉइंट के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेना, तो इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होता है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराते। कुछ कॉलेजेस हैं जो हॉस्टल प्रोवाइड कराते हैं, उनके यहाँ ये फैसिलिटी है। तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? तो हॉस्टल में सिलेक्शन का प्रोसेस है मेरिट बेस ही होगा। तो आपका एडमिशन होने के बाद सेपरेट फॉर्म उसी कॉलेज में आपको जाकर अप्लाई करना होगा हॉस्टल के लिए, तब आपको ये हॉस्टल मिल जाएगा, और वो भी आपको मेरिट बेस्ड हॉस्टल होगा। एक क्वेश्चन ये है कि जो स्पोर्ट कोटा से आते हैं और ECE से आते हैं, क्या वो एंट्रेंस बेस्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो स्पोर्ट कोटा और ECE के जरिए जो एडमिशन होता है वो सिर्फ मेरिट बेस पे ही होता है। उसके लिए अगर आप एंट्रेंस वाले जो कोर्सेज हैं, एंट्रेंस के जरिए जो इसमें एडमिशन होते हैं, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं स्पोर्ट कोटा और ECE के जरिए, तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ आपको एंट्रेंस देना होगा, इस बात का ध्यान रखें। ECE एंड स्पोर्ट कोटा से जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अलग से फॉर्म के अलावा एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। फी ज़्यादा नहीं है, तो वो ध्यान दीजिएगा। उनके लिए जो जिस कोर्स के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें स्पोर्ट कोटा और ECE के लिए अलग से फी भी पे करनी होती है एडमिशन फी के अलावा। जब आप स्पोर्ट कोटा के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो कितनी सर्टिफिकेट वगैरह आपको वहाँ पे देने होंगे? तो आपके जो बेस्ट 3 सर्टिफिकेट है वो मैक्सिमम 3 सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, जिनमें आपका बेस्ट है जो बहुत ही अच्छा, जिससे आपको लगता है कि उससे आपकी मेरिट हाई जा सकती है और आपको एडमिशन मिल सकता है, तो वो आपको अपना बेस्ट 3 मैक्सिमम 3 से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद कोविड-19 चल रहा है, तो ट्रायल के जरिए एडमिशन होगा या नहीं स्पोर्ट कोटा का?
तो अभी कोई इस पे गाइडलाइंस नहीं आई है। सिचुएशन के हिसाब से, किस तरह की आगे सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ही आपको बाद में ये नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आपका ट्रायल होगा या नहीं होगा या किस वजह से होगा। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद से एडमिशन लेने तक जहन में आते रहते हैं कि क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे उसे पॉइंट की शक्ल में मैंने बनाकर आपके सामने पेश किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज से रिलेटेड, उसके एडमिशन से रिलेटेड इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।